फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी बुक्स अवेलेबल है। और एक साथ अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी टेट की गाइड भी यहाँ पर सभी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो गए, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारे इसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें खास बात यह है कि 3000 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। और साथ ही पाठ्यक्रम जो है वो पूरी थ्योरेटिकल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। पिछले 2 साल के इसमें प्रीवियस पेपर, सोल्व्ड प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। और अगर आप अलग अलग ये बुक्स लेना चाहते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, बाल विकास की, आपको एक ही बुक चाहिए जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो, कुछ भी ना छोड़ा गया हो, और इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, तो वहां से लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इनको मंगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारी ये हिंदी विषय की 14th कक्षा है, 14वीं कक्षा है। और आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, साथ ही कुछ पुरस्कार के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला, अब हाल ही में किसको दिया गया, क्योंकि वहां से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। और बाकी बची जितनी भी रचनाएं हैं जो कल की क्लास में कवर नहीं हो पाई थी, उनको हम आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले आप सभी एक बार अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हम आ गए हैं मुंशी प्रेमचंद जी पर। अब यहाँ देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का क्या योगदान रहा, ठीक है, साहित्य में उनका क्या भूमिका रही, किस प्रकार से उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास, कहानी लिखे जो कि बहुत ज़्यादा आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था वाराणसी के लम्हई गांव में, ठीक है, वाराणसी के लम्हई गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी रहे, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे मुंशी प्रेमचंद। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के लम्हई गांव में। और इनकी प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं ये भी पूछे जाते हैं कि इनमें निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो उसमें कहानी भी ऐड कर देगा और उपन्यास भी, तब आपको पहचानना होगा कि उनका उपन्यास कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, प्रेम वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, ये सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। और मंगलसूत्र अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये उपन्यास इनका अधूरा रह गया था, ठीक है। मंगलसूत्र कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है। तो ऐसे ही प्रश्न इससे बन भी जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, नाम बताइए, ठीक है। तो इसके लिए आप ये जाने रहिएगा, कोई परेशानी फिर नहीं होगी। एक बार फिर से देखेंगे प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं। गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, प्रेम वरदान, ये एक ही है, प्रेम वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, ठीक है। ये सभी किसके उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी के सर्वाधिक उपन्यास, इसीलिए इनको प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे इनके द्वारा रचित कहानियां कौन कौन सी कहानियां हैं इनके द्वारा जो लिखी गई और वो ज़्यादा फेमस है। तो देखते हैं, जैसे पूस की रात, कफन, ईदगाह, आपके बचपन में आपकी बुक में आती थी ईदगाह, ठीक है, जिसमें छोटे बच्चे जब मेले में जाते हैं तो रहीम चिमटा लेकर के आता है, वो वाली कहानी, ठीक है। बड़े घर की बेटी और मानसरोवर, ये सभी किसकी कहानियां हैं, किसके द्वारा लिखित कहानियां हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियां हैं। पूस की रात, 2 बैलों की कथा भी होती थी, आपकी बुक्स में आई होगी 6th 7th के आसपास,
ठीक है। तो पूस की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी और मानसरोवर, ये सभी प्रसिद्ध कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ये इतना ही आपको इनके बारे में जानना था। एक तो जन्म स्थान आपको पता हो मुंशी प्रेमचंद जी का, तो वो तो हमने जान लिया है। अब इतना होने के बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं रह जाती हैं, इनको भी हम अभी निपटाते हैं। जैसे मोहन राकेश। मोहन राकेश, इनसे भी प्रश्न बन जाता है, मैं बताऊंगी कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप ये जानिए कि मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था पंजाब में, और इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई अकेले, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। देखिए इनकी सारी की सारी रचनाएं बड़े बड़ी है, 3 से 4 वर्ड्स की है। देखिए अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, आषाढ़ का एक दिन। और सब में क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं ये कवि? कुछ इस तरीके से, अगर आप इनके नाम को ही पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि बहुत ना उम्मीद से दिख रहे हैं कि भाई अंधेरे बंद कमरे में ना आने वाला कल, है ना, कांपता हुआ दरिया, ना उम्मीद से दिख रहे हैं। उसी प्रकार के इन्होंने क्या करी है? अपनी कृतियां लिखी है। तो ये तो हो गया मोहन राकेश जी से संबंधित। आषाढ़ का एक दिन ये पूछ लिया जाता है इनसे। बाकी शरद चंद्र जी से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख कृति हैं? तो देवदास और चरित्रहीन। ठीक है, देवदास तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, देवदास, और दूसरी कौन सी है इनकी? चरित्रहीन। ये किससे संबंधित है? शरद चंद्र से। शरद चंद्र से। शरद चंद्र जी का जन्म हुआ था बंगाल में। प्रमुख कृतियां हमने देखी देवदास और चरित्रहीन। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना कौन सी है? तो चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता सीरियल भी आया करता था पहले, बहुत पहले। तो देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती है। तो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में देखेंगे। इनकी रचनाओं को याद करना बेहद आसान होता है। ज़्यादातर तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मधु लगा होगा, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इस प्रकार से। ठीक है, और बाकी जो बची है वो भी आसान ही है। आप जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, एकांत संगीत, ठीक है, बंगाल का काल, दो चट्टाने, इस प्रकार से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और दो चट्टाने, इस वाली इनकी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हरिवंश राय बच्चन जी आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक भी है। और कौन सी है इनकी आत्मकथा? क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, बहुत फेमस है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पूछी जा सकती है। हालांकि इनकी सारी ही महत्वपूर्ण है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश यहाँ से भी बन जाता है। साथ ही क्या भूलूं क्या याद करूं और दो चट्टाने, ये सारी आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करेंगे विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। विष्णु प्रभाकर की एक ही आपको याद रखनी है, आवारा मसीहा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की कौन सी कृति? आवारा मसीहा। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिओद भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि हरिओद जिसे आप किसको संबोधित करते हैं, तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और कुछ भी पूछ सकता है, हरिवंश राय बच्चन या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पूरा नाम लिखा है ताकि आप रिलेट कर पाए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इसी के साथ पढ़ा करिए इसको। और इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? वैदेही वनवास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी की वैदेही वनवास। ठीक है, आगे चलते हैं संपूर्ण आनंद। संपूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद जिन्हें लिखी आर्यों का आदि देश, आर्यों का आदि देश। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ कवि आ जाते हैं, राहुल सांकृत्यायन। तो इनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? दिग्दर्शन और वोल्गा से गंगा तक, ये पूछी जाती है ज्यादातर। वोल्गा से गंगा तक किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। और दिग्दर्शन, ठीक है।
इसी के बाद बाल कृष्ण भट्ट, इनकी है हिंदी प्रदीप, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, और ये पेपर में आ चुकी है पहले भी कि हिंदी प्रदीप ये पत्रिका है, ठीक है, ये क्या है, ये पत्रिका है, ये पत्रिका है। तो हिंदी प्रदीप किसने लिखी या कौन संपादित करता था इसको, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, कवियों के कवि किसको कहा जाता है। कवियों के कवि में रघुवीर सहाय नहीं होंगे, आप इसको करेक्ट करिएगा। इनके स्थान पर आपको बताना है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ये आपको याद रखना है, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि कौन, शमशेर बहादुर सिंह है। आगे बात करते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है और किसने लिखी। हिंदी की सबसे पहली कहानी, तो हिंदी की सबसे पहली कहानी थी इंदुमती। इंदुमती किसने लिखी, किशोरी लाल गोस्वामी ने, किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रथम कहानी थी हिंदी की, जिसका नाम था इंदुमती। कौन सी, इंदुमती, ये पहली कहानी थी हिंदी की, और किशोरी दास गोस्वामी ने इसको लिखा था। आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक, पहला नाटक अगर पूछ लिया जाए, ये तो पहली कहानी थी। अब जो भी हिंदी साहित्य में सबसे पहली कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी हुआ है उसको भी हम यहाँ पर जानें, क्योंकि पहले से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है या हिंदी के साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा था, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद रहती है। तो ध्यान से देखिएगा इन सभी को। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा था, आप बताएंगे नाहूस। किसने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने। क्या था नाटक का नाम, नाहूस, ठीक है, नाटक नाहूस, नाटक नाहूस। आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक पत्र प्रथम तो अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड, प्रथम साप्ताहिक पत्र था उद्दंत मार्तंड। तो ये आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था, उद्दंत मार्तंड, और ये पेपर में आपके आ चुका है पहले भी। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। हिंदी का प्रथम उपन्यास भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और किसने लिखा, श्रीनिवास दास जी ने। श्रीनिवास दास जी ने क्या लिखा, परीक्षा गुरु, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास था, ठीक है, परीक्षा गुरु किसने लिखा, श्रीनिवास दास ने। आगे बात करते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना जाता है। तो जब हम अमीर खुसरो जी के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं आपको सबसे पहले बताया गया था कि हिंदी बोली के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो है, ठीक है, उनके बारे में वही ये चीजें बताई गई थी। तो एक बार फिर से देखेंगे, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, याद रहेगा। आगे चलते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो आप बताएंगे संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी, संवाद कौमुदी। और साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो उद्दंत मार्तंड, जिसके बारे में अभी हमने जाना था, है ना। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, पहला प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो ये पृथ्वीराज रासो है। और मुझे जल्दी से बताइए किसने लिखा पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो फटाफट से अब आंसर करिए, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, ये किसने लिखा, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। हिंदी की प्रथम एकांकी, अगर एकांकी पूछ लिया जाए, ठीक है, हिंदी की प्रथम एकांकी, तो उसका नाम है एक घूंट। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की है प्रथम एकांकी इन्होंने लिखी, जिसका नाम है एक घूंट, याद रहेगी, एक घूंट प्रथम एकांकी है हिंदी की, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। आगे बात करते हैं, हिंदी की प्रथम जीवनी किसकी थी, तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी थी, दयानंद दिग्विजय, और किसने लिखी, गोपाल शर्मा ने, ठीक है, दयानंद दिग्विजय। आप कहेंगे मैम अभी तो थोड़ी देर पहले हमने जानी थी कि प्रथम आत्मकथा किसने लिखी थी, वहां तो अलग दिया गया था।
तो दोनों में अंतर है। आत्मकथा तो होती है जो अपने जीवन के बारे में अपने आप लिखी जाए, और इसी के साथ जीवनी की अगर बात करें तो जीवनी होती है जो किसी अन्य के जीवन के ऊपर लिखा जाए, ठीक है, किसी और के द्वारा लिखी जाए, किसी के जीवन के बारे में अन्य किसी के द्वारा लिखा जाए, उसको जीवनी कहते हैं। तो ये किसकी है? दयानंद दिग्विजय की। और दयानंद दिग्विजय, ये जीवनी लिखी किसने लिखी? गोपाल शर्मा ने। आगे बात करते हैं हिंदी की प्रथम आत्मकथा, वो आधुनिक हिंदी की थी, यहाँ हिंदी कहा गया है, ठीक है। तो अंतर है दोनों प्रश्नों में, वहाँ आधुनिक हिंदी था। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्थ कथानक है, बनारसी दास जी ने लिखी। अब आगे बात करते हैं प्रथम कवयित्री किसको माना जाता है? मीराबाई को माना जाता है हिंदी की प्रथम कवयित्री। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जो हिंदी साहित्य में बड़े बड़े कवि और कवयित्रियों को दिए गए, तो उनके बारे में अब हम चलिए जानते हैं। तो यहाँ बारी आ जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी की अगर बात करें, हम सिर्फ हिंदी का देखेंगे, बाकी इंग्लिश और कोई भी तमिल कोई भी भाषा हो उसमें हम नहीं देखेंगे, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की ही देखेंगे। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। कौन सी कृति के लिए? तो चिदम्बरा के लिए। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कब मिला था, तो 1968 में, है ना। फिर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए, है ना। उसके बाद नरेश मेहता जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। इसी प्रकार फिर इनके बाद जो भी कवि हुए या लेखक हुए उनको फिर संपूर्ण साहित्य के लिए ही क्या दिया गया? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और अगर बात करें 2017 में जो अभी तक का आखिरी क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी का, हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो 2017 में मिला था किसको? कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती को 2017 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। किसको? कृष्णा सोबती को, हिंदी साहित्य के लिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ 2020 का जान लेंगे, ठीक है। 2020 में किसको दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अनामिका को मिला, ठीक है, अनामिका को मिला। और किसके लिए? कविता के लिए। एक कविता लिखी थी इन्होंने, अनामिका को मिला। किसके लिए? कविता के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें व्यास सम्मान की, तो ये सभी कैसे पुरस्कार है जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, या आप कह लीजिए कि भाषाओं को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो 2020 में व्यास सम्मान किसको दिया गया? ये दिया गया था प्रोफेसर शरद पगारे को, ठीक है, शरद पगारे को 2020 में सम्मानित किया गया था। और किसके लिए? तो पाटलिपुत्र की वैरागी इन्होंने लिखी थी। पाटलिपुत्र की वैरागी, ये इनकी कृति थी, पाटलिपुत्र की वैरागी, ठीक है, याद रहेगा किसके द्वारा रचित है? पाटलिपुत्र की वैरागी, प्रोफेसर शरद पगारे। और इसके लिए इन्हें 2020 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना आप सभी को कवर हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपकी सभी रचनाएं समाप्त होती है। और दोस्तों अब हम आगे देखेंगे इसी क्लास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज की क्लास के अनेक शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं, अभी आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अब हमने सभी कवि और उनकी रचनाएं कंप्लीट कर ली हैं। अब एक काम कर लेंगे, कल को इसका टेस्ट मैं आपका ले लूंगी, ठीक है। एमसीक्यू की फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चंस होंगे और उनमें ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डाला गया है। और बाकी अगर एक आध क्वेश्चन कहीं रह भी गया होगा तो वो उनकी हेल्प से कवर हो जाएगा,
ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कल उसके एमसीक्यू हम लगा लेंगे और समय बचेगा। वैसे तो लगभग 60-65 के आसपास एक एमसीक्यू तैयार मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय बचेगा तो फिर से अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या इनमें से कोई भी हम उसी के साथ रख लेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी सभी चीज़ें कवर होती चली जाए। और बाकी कल के बाद फिर आपकी कोई रचना या रचनाकार या कवि के बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि हमने 3 से 4 क्लास इसी को दे दी है पूरी तरीके से, ताकि कुछ भी कहीं किसी इससे बाहर ना जाए, ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी सब चीज़ें कवर हो जाए। तो अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने लाइक और शेयर जिसने नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक और शेयर आपने कर देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। कुछ है इंद्रियों से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं, ठीक है। इंद्रियों से संबंधित जैसे पहला है जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसको क्या कहेंगे? गोचर कहेंगे, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसको क्या कहेंगे? गोचर कहेंगे। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया इसका, है ना। इसका तो था जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, उसको हमने क्या कहा? गोचर कहा। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे, ठीक है, यही याद रख लेना, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव ना हो सके इंद्रियों द्वारा, अतीन्द्रिय। साथ ही जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर कहलाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे अपने, उसको क्या कहते हैं? संयमी कहते हैं, ठीक है, संयमी कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा संयमी व्यक्ति है, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला। इसके साथ ही इंद्रियों को जीतने वाला, ये को है, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहेंगे? तो जितेंद्रिय कहेंगे। ये पूछा भी जाता है, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ये थोड़ा अलग है, ये तो जीतने वाला, और जो जीत प्राप्त कर चुका हो, विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रियों पर, उसको क्या कहेंगे? उसको इंद्रजीत कहेंगे। क्या कहेंगे? इंद्रजीत कहेंगे। याद रहेगा क्या? कौन कौन से बताएं इंद्रियों से संबंधित? फटाफट से देखिए एक बार, बस इतने ही है इंद्रियों से संबंधित, आगे दूसरे देखेंगे। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके तो अतीन्द्रिय, इंद्रियों को वश में रखने वाला संयमी, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम क्या कहेंगे? इंद्रजीत कहेंगे। अब है दोस्तों आग से संबंधित, और ये आग से संबंधित जितने भी है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 है, चारों के चारों भर भर के पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपके पेपर में भी इनकी पूरी पूछने की चांसेस रहते हैं यहीं से। तो कौन कौन से? एक तो पेट की अग्नि देखेंगे, पेट में लगने वाली आग, फिर दूसरा है जंगल में लगने वाली आग, तीसरी है समुद्र में लगने वाली आग, और जो आग से उत्पन्न हुआ हो इसको देखेंगे। वैसे खास करके ये 3 ही हैं, ठीक है। तो पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, ठीक है, जठराग्नि। जठर रस होता है ना आपके पेट में, तो उसी से याद रख लीजिएगा, ठीक है। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि। इसी के साथ जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावाग्नि कहेंगे या दावानल कहेंगे, ठीक है, दावानल। तो जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? दावानल कहलाएगी। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो समुद्र में लगने वाली आग को देखेंगे। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं या बड़वाग्नि कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। यानी कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज होके इसका इसमें लगा देंगे, इसका इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई समुद्र में लगने वाली आग है तो बड़वाग्नि होगा या बड़वानल होगा, ठीक है। और जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें पेट में लगने वाली आग तो जठरानल या जठराग्नि होगा, ठीक। तो ये आपको इन तीनों के बीच में अंतर समझ आना चाहिए। इसके बाद जो आग से उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे? आग से उत्पन्न आग्नेय कहते हैं, आग्नेय चट्टाने,
आग से ही तो बनती है, जब ज्वालामुखी फटता है उससे आग निकलती है और वो बाहर जम जाती है, उसको आग्नेय चट्टान कह देते हैं। ठीक, तो ये हो गए आग से संबंधित। अब एक ही है पुष्प से संबंधित, इस एक को भी देखते हुए चले जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक ही मैंने रखा है। सफेद रंग का कमल क्या कहलाता है? पुंडरीक कहलाता है। ठीक है, पुंडरीक, ये पूछ लिया जा सकता है, पुंडरीक। तो सफेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है। आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण है। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न कहते हैं, और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। ये भी थोड़ा सा आप जानते रहिए। इसके बाद बोलने से संबंधित, बोलने से संबंधित जितने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो एक ही स्थान पर कर दिए गए हैं। यहाँ आप देख पाएंगे और इनको आसानी से याद भी रख पाएंगे। अधिक बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। और जो कम बोलता हो उसको क्या कहेंगे? मूक कहेंगे, है ना। जो न बोलता हो, सॉरी कम नहीं, जो न बोलता हो, जो बिल्कुल ही ना बोलता हो उसको मूक कहेंगे, और जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहेंगे या अल्पभाषी कहेंगे। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, जो न बोलता हो वो तो मूक है, वो कुछ भी नहीं बोलता, और जो कुछ बोलता हो या कम बोलता हो उसको मितभाषी या अल्पभाषी हम कहेंगे। ठीक है, मित या अल्प का मतलब होता है कम, और भाषी बोलना। ठीक है, बहुत कम बोलने वाला। इसके साथ ही जो मीठा बोलता हो उसको क्या कहेंगे? उसको मिष्ट भाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मिष्ट भाषी कहेंगे, जो मीठा बोलता है। जो नहीं बोलता मूक, जो कम बोलता है अल्पभाषी या मितभाषी, और जो बहुत अधिक बोलता है वो वाचाल। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, जो भाषा का ज्ञाता हो उसको क्या कहेंगे? जो भाषा का ज्ञाता होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाषाविद कहते हैं, भाषाविद कहते हैं। और जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको क्या कहेंगे? बहुभाषाविद, यानी बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। ठीक, और इसी के साथ बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। ये तो था जानने वाला, बहुभाषाविद। और बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहेंगे? बहुभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुभाषी कहेंगे। और जो दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहेंगे? द्विभाषी कहेंगे या द्विभाषिया कहेंगे। जो बहुत ज्यादा भाषाएं बोलता हो बहुभाषी, जो दो भाषाएं बोलता हो द्विभाषी उसको कहेंगे। ठीक, और जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहेंगे। ये थोड़ा अलग है लेकिन इसी के साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, जो बहुत कम खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे। आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक भी बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आपका आना है। सारी चीजों को इतनी बारीकी से कवर कराया जा रहा है इसमें, तो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। आपके 1-2 नंबर का प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देखिए। बोलने से संबंधित जो भी है, अधिक बोलने वाला वाचाल, जो न बोलता हो मूक, जो कम बोलता हो मितभाषी या अल्पभाषी, जो मीठा बोलता हो मिष्टभाषी, जो भाषा का ज्ञाता हो भाषाविद, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको क्या कहेंगे? बहुभाषाविद, और जो बहुत सी भाषाओं को बोलता हो उसको क्या कहेंगे? बहुभाषी कहेंगे। और जो दो भाषाओं को बोलने वाला हो द्विभाषी उसको कहेंगे। साथ ही कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। और ये एक और महत्वपूर्ण है यहाँ, निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ठीक है, निम्न जाति में जन्म लेने वाला या जो अंतिम जाति में जन्मा हो, अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसको क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंत्यज। जो निम्न जाति में जन्मा हो अंत्यज कहते हैं उसको। अब आएंगे आपके सामने समय से संबंधित, और इनको और करेंगे आज की क्लास में। समय से संबंधित जैसे संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। ये थोड़े से नए हो सकते हैं आपके लिए। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहेंगे। रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाएगा? प्रदोष कहलाएगा। मध्य रात्रि के समय को क्या कहेंगे? निशीथ। मध्य रात्रि को निशीथ कहेंगे। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो थोड़ा सा व्यवहार में लाइए कि मध्य रात्रि में मुझे सपना दिखा, तो आप क्या बताएंगे? अगर आधी रात को आपको सपना दिख रहा है कि निशीथ में मैंने एक सपना देखा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से इनको थोड़ा सा प्रयोग में लाएंगे तो आपको ये याद रहेंगे हमेशा के लिए। और रात्रि का तीसरा पहर क्या कहलाएगा? ये आप छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। तारों भरी रात को हम क्या कहेंगे? विभावरी कहेंगे। सूर्य उदय से पहले का समय, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, सूर्य उदय से पहले का समय क्या है? प्रभात या
उषा काल कहते हैं, और सूर्य के उदित होने का समय, जिस समय सूर्य उदय होता है उसको हम सूर्योदय कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, इसी वजह से इन दोनों को साथ में रखा गया है कि अगर सूर्य से पहले का समय पूछे तो उषा काल, और सूर्य के उदय होने का समय पूछे तो उसको सूर्योदय कहेंगे। ठीक, दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाहन कहते हैं। तो ये थे कुछ समय से संबंधित, बाकी यही तक हम नहीं, अभी और भी है इनको और देखिए। जन्म से संबंधित, ये तो बड़े महत्वपूर्ण है। जन्म से संबंधित देखिए, एक तो जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, ये तो बहुत बहुत पूछा जाता है आपका, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसको क्या कहेंगे? उद्भिज कहेंगे। ठीक है, जिसका जन्म जल में हुआ हो तो जलज कहेंगे। जैसे कमल का जन्म किसमें होता है? जल में होता है, इसी वजह से उसको जलज भी कहा जाता है। और जो दोबारा जन्म ले उसको द्विज कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो दोबारा जन्म लेता हो उसको क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, पेपर में पूछा जा चुका है। और एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक ही पेट से जन्म लेने वाला, उसको क्या कहेंगे? सहोदर कहेंगे। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ही उदर से या पेट से जन्म लेने वाले सहोदर। जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्मा हो उसको क्या कहेंगे? जरायुज कहेंगे। ठीक है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको क्या कहेंगे? कुलीन, और जिसका निम्न कुल में हुआ हो या निम्न जाति में हुआ हो उसको अंत्यज कहेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर है। आपको समझ में आया बहुत अच्छे से? एक बार फटाफट से इसको देखेंगे। जन्म से संबंधित, जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज, जो धरती फोड़कर जन्मा हो उद्भिज, जिसका जन्म जल से हुआ हो तो जलज, जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज, एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? सहोदर, और जो जरायु से जन्म लेता हो जरायुज, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको हम कुलीन कहेंगे। और यहीं तक हम इस क्लास में रखेंगे। बहुत सारे हमने आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कवर कर लिए हैं, और बाकी कल आपका टेस्ट होगा हिंदी साहित्य का, उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ मिलेंगे यही सारे जो मैं आपको करा चुकी हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो उसका हम कल टेस्ट लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी इनका रिवीजन करिएगा आज, है ना? इन सभी का आप रिवीजन करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है इतना सब कुछ कराने का, अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं जो भी आपको कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। हम लिंक दिए रहते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर भी आप पूछते हैं मैम कहाँ से ज्वाइन करें, लिंक क्या है? पिन कर दिया गया है वहां पर, इसी वजह से कि आप सभी देख पाए। सो आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपसे आप कल मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि या शुभ संध्या, जो भी आप कहे। और इसी के साथ आपकी अब इसके बाद जो क्लास होगी वो आपकी मैथ्स की होगी 6 बजे। उस क्लास के लिए भी आपको तैयार रहना है। मैथ्स का बहुत तेजी के साथ आपका कोर्स आगे चल रहा है, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, उसको साथ साथ कवर करते हुए चलिए, पेंडिंग में मत रखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।